हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 15 ऑसिलेशंस ऑफ। अब हमने जो है तो कल पेंडुलम पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम सिंपल पेंडुलम के स्पेशल केसेस और सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। व्हाट इज सेकंड्स पेंडुलम? देखो, अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स इज कॉल्ड एज सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा था कल, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ओके। अगर हमारे पास ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला में यहाँ पर t की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो उस पेंडुलम को सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। ये जो क्लॉक आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सेकंड्स पेंडुलम होता है इसके अंदर में लगा हुआ, ठीक है। और इसकी लेंथ अभी हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। ये जो है ये पेंडुलम का बॉब है और ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो जब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अगर पेंडुलम इनिशियली हो, ठीक है, एक्सट्रीम से शुरू करें, जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचता है तब वो 1 सेकंड क्लिक करता है, और जब वो यहाँ से वापस पहुँचता है इधर तब वो 1 और सेकंड क्लिक कर देता है, ठीक है। 1 सेकंड, तो उसको जाने में 1 सेकंड लगा, आने में 1 सेकंड लगा। मतलब एक ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? एक ऑसिलेशन मतलब यहाँ से निकलकर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, यानी नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाना और पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव पर एक्सट्रीम पर आना, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन जो है उसका, वन ऑसिलेशन टेक्स 2 सेकेंड्स, ठीक है, 2 सेकेंड। तो जब वो इस एक्सट्रीम को हिट करेगा तब 1 सेकंड क्लिक करेगा, जब वो इस एक्सट्रीम पे आएगा तब 1 सेकंड क्लिक करेगा, और हमारी घड़ी इसी के हिसाब से चलती रहती है, ठीक है। तो हम इसका लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, ये कितना बड़ा एक पेंडुलम होना चाहिए क्योंकि हमने देखा था कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है ना, और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो हम ये देखेंगे कि लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी। तो अब इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूले को ऐसा लिख देंगे। देखो यहाँ पे लिख दिया, अगर अपन ने इसको टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया, इधर हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, एल बाहर आ जाएगा और जी भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिल सकता है एल का वैल्यू, एल इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे अगर हम, तो जी की वैल्यू है 9.8, जनरल ले लेंगे ना 9.8 की वैल्यू। टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई का स्क्वायर, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि g की वैल्यू, इफ g इज नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू 10 होता है, या फिर अगर देखा जाए तो g की वैल्यू 9.8 और पाई स्क्वायर की वैल्यू देखा जाए तो ये भी आती है 9.86, ठीक है। तो लगभग मतलब दोनों सेम सेम है। तो ये 4 ने ये 4 को काट दिया, ये पाई स्क्वायर ने इसको काट दिया, और वैल्यू आ गई आपके पास में L इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर। अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली अगर निकाला जाए तो वैल्यू आपकी जो है तो 0.996 आती है उसकी वैल्यू, 0.99 वैल्यू आती है उसकी मीटर्स में, 99.6 सेंटीमीटर वगैरह ये वैल्यू आती है उसकी लेंथ में। तो लेंथ को 1 मीटर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो मान लो 1 मीटर है बस। अब हमको क्या करना है, हमको यही समझना है कि एक्चुअली ये जो आपको घड़ी दिख रही है अब यहाँ पर, ठीक है, ये जो पेंडुलम क्लॉक दिख रही है आपको, ये पेंडुलम क्लॉक एक्चुअल में 1 मीटर लेंथ का पेंडुलम इसमें लगा होगा अगर ये ओरिजिनल क्लॉक है तो, ठीक है। ये ओरिजिनल ही है ना ऑब्वियसली। तो यहाँ से देखो, यहाँ से उसकी लेंथ शुरू होती है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक उसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, ओके। ये 1 मीटर की लेंथ होती है उसकी। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलो। ओके, ये 1 मीटर की लेंथ है आपकी, यहाँ से ऐसे ले लेंगे यहाँ तक, और ये इधर जाता है तो 1 सेकंड का जाएगा, इधर जाएगा 2 सेकंड, 3 4 5 6 ऐसा चलता रहेगा। तो हमारी घड़ी उसी हिसाब से चलती रहती है। लेकिन अब आप जो छोटी छोटी जो घड़ियाँ देखते हो घर के अंदर में, जिनकी लेंथ 1 मीटर नहीं होती है ना, ये 1 मीटर बहुत बड़ा होता है ना, ये तो 1 मीटर अगर नहीं है आपके पास में पेंडुलम क्लॉक, आपके घर में छोटी सी क्लॉक लगी है जिसके नीचे एक पेंडुलम है, और उसकी लेंथ आपको लग रहा है कि 1 मीटर नहीं है बोलकर, 1 फीट होगी उसकी लेंथ, आई थिंक 30 सेंटीमीटर, ये 100 है, वो 30 सेंटीमीटर का भी होगा, तो वो एक्चुअली फेक पेंडुलम होता है, ठीक है। उसके अंदर में बैटरी पावर्ड पेंडुलम होता है, एक बैटरी लगी होती है पीछे, उसके ऊपर वो पेंडुलम चलता है, वो पेंडुलम खुद से नहीं चल रहा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा चलो, ये पॉइंट तो यहाँ तक के क्लियर हो गया कि लेंथ ऑफ, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे हम पॉइंट को। तो देखो, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम कितनी होती है? 1 मीटर होती है। यहाँ तक के सेकंड पेंडुलम का पार्ट समझ में आया। चलो अब बताता हूँ आपको लेंथ के हिसाब से चेंज कैसे होता है टाइम पीरियड। अब देखो, हमने लिखा कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, ठीक है, इफ जी इज कांस्टेंट, है ना, इफ जी इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली हम अर्थ के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जी कांस्टेंट है समझ लो ऐसी जगह पे, और हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी। तो ये हमने क्या कर दिया, अलग अलग लेंथ के पेंडुलम लिए, ठीक है, 2 अलग अलग लेंथ के पेंडुलम है। ये पेंडुलम हमारा 1 है और ये पेंडुलम 2 है।
इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड कितना है T2 है, इसकी लेंथ को हमने L1 माना, इसकी लेंथ को हमने L2 माना, तो हम लिखेंगे कि एज लेंथ L1 इज शॉर्ट, ठीक है ना, यानी कि L2 बड़ी है लेंथ, तो देयरफॉर टाइम पीरियड का कैसे हो जाएगा केस, टाइम पीरियड ऑफ 1 इज लेस देन टाइम पीरियड ऑफ 2, ठीक है। लेस देन का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड 1 का लेस है मतलब उसको कम सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है ना, लेस टाइम लगता है, लेस टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, समझे, एक ऑसिलेशन करने के लिए जो उसको टाइम है वो कम लगेगा, ठीक है, उसको कम टाइम लगेगा, इसीलिए उसको यानी कि टाइम, देयरफॉर हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय 1 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय 2। इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखो ये पॉइंट को अच्छे से समझ लो। n बोले तो क्या है, n बोले तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन n1 के ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है कम, टाइम पीरियड कम होने की वजह से उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएंगे ज़्यादा। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि सेम फेज वाले हैं वो निकालो बोलकर, तो वो भी कैसे हम निकाल पाएंगे, देखो ज़रा। तो क्वेश्चन लेते हैं, तो देखो क्वेश्चन हमको ये दिया है यहाँ पर कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस ऑफ लॉन्गर पेंडुलम बोथ कम्स इन सेम फेज एज दे वर एट स्टार्ट ऑफ द मोशन। यानी कि ये दो पेंडुलम है अपने पास, देखो एक की लेंथ कितनी दिया, एक की लेंथ दिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है 40 सेंटीमीटर, और एक की लेंथ दिया 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने इजी करने के लिए ले लिया है प्रॉब्लम को आपको समझाने के लिए। और अब ये दोनों पेंडुलम को एक साथ स्टार्ट किया गया, ठीक है। अगर आप इनको एक के पीछे एक रखते हो अगर, तो आपको एक ही लाइन दिखेगी ना, सिर्फ ऐसी है, एक ही लाइन दिखेगी, एक पेंडुलम यहाँ है और दूसरा पेंडुलम उसी के सामने ऐसा है। अब ये दोनों को आपने क्या किया, दोनों को एक साथ डिस्टर्ब किया, इधर एक साथ डिस्टर्ब किया। अब एक साथ डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, ये बड़े वाला भी ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है, इस लाइन पर ऑसिलेट करेगा बड़े वाला, ठीक है, ये लॉन्गर पेंडुलम, और शॉर्टर पेंडुलम इस लाइन पर ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो समझ लेते हैं कि ऐसी ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई दोनों की, है ना, ये दोनों की ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई है। तो क्या करते हैं, ये दोनों ऑसिलेशन में, क्योंकि उन्होंने दोनों ने स्टार्ट एक साथ किया, मतलब ये रेफरेंस लाइन पर वो थे, ठीक है ना, एक टाइम था जब वो रेफरेंस लाइन पर थे। अब इसके पेंडुलम के, ये जो शॉर्टर लेंथ का पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड कम आने वाला है, ठीक है, लेंथ कम है उसकी, इसीलिए तो क्या करेगा, ये ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन करेगा और बड़े वाला ये कम नंबर ऑफ ऑसिलेशन करेगा। तो फिर से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों रेफरेंस लाइन पर कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, रेफरेंस लाइन पर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हुए कोइंसाइड करना। सेम फेज किसको बोलते हैं, याद रखो, सेम फेज मतलब, सेम फेज किसको बोलते हैं, कोइंसाइडिंग व्हेन गोइंग इन सेम डायरेक्शन एट सेम पॉइंट। देखो सेम पॉइंट पे भी आ गए और सेम डायरेक्शन में भी जाते रहेंगे, दोनों या तो इधर जाते रहेंगे, ठीक है, उस टाइम पे वो दोनों मिलेंगे, तो उसको बोला जाएगा सेम फेज में। तो हमको ये देखना है कि सेम फेज में कब आते हैं, बस हमको वो निकालना है कि सेम फेज में कब आते हैं। चलो पहले दोनों का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं अलग अलग, तो हम दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग निकाल लेते हैं। तो मेरे पास में है टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये वाला ऊपर का, तो मैं लिखता हूँ शॉर्टर पेंडुलम का टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, लेंथ कितनी है उसकी, शॉर्टर पेंडुलम की लेंथ है 0.4 मीटर ना, 0.4 डिवाइड बाई जी की वैल्यू 10 ले लो, तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2 पाई, यानी कि 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 6.28 इंटू, अब ये हो गया आपके पास में रूट ऑफ 0.04, या फिर आप इसको ऐसा बोलो कि इसको 40 रख देते हैं, ऐसा भी कर सकते थे ना, इसको आसान इजी करके समझा रहा हूँ सिर्फ। देखो आप इसको 40 सेंटीमीटर है ना, तो आप इसको लिख सकते थे 40 इंटू 10⁻², ठीक है ना, और नीचे कितना है 10 से ये चलेगा, आ गया 4 रूट के बाहर आया कितना हो गया 2, और 10⁻² बाहर आया तो हो गया 10⁻⁻1, ठीक है ना, रूट के बाहर आकर। तो ये वैल्यू हो गई आपकी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाती है वैल्यू 12.56 इंटू 10⁻1, दैट इज इक्वल्स टू 1.256 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्टर जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड, शॉर्टर पेंडुलम का टाइम पीरियड, ठीक है, ऐसे निकाला। अब लॉन्गर पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉन्गर पेंडुलम का टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 90 सेंटीमीटर, ऐसा लिख दो इसको 10⁻² के साथ, हाँ ठीक है, और नीचे लिख दो 10 ग्रेविटी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6.28 इंटू ये 90 जो है तो इससे चला गया 9 आया, 9 रूट के बाहर आ गया तो 3 आ गया, 3 इंटू 10⁻1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 3 इंटू 6.8, 3 इंटू 6.8, 6.28 ना, ओके, इट इज़ 18.84, 18.84 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज इक्वल्स टू आपके पास में जो टाइम पीरियड आया है तो वो आ गया लॉन्गर पेंडुलम का टाइम पीरियड हो गया 1.884 सेकेंड्स, 1.884 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो दोनों का पेंडुलम का टाइम पीरियड अलग अलग है,
अब मैं आपको जो चीज़ समझाने लगा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट आप इसके बाद कभी नहीं भूलोगे। और बहुत बच्चे जो है तो इसके अंदर 12th के भी बच्चे इसके अंदर में परेशान होते हैं कि उनको ये सिंक्रोनाइजेशन समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि ये पेंडुलम जो है इसका टाइम पीरियड कितना है। देखो ज़रा, ये शॉर्टर है, इसका टाइम पीरियड कितना आया, यहाँ लिख देंगे, इसका टाइम पीरियड आया 1.256 सेकेंड्स और इसका जो टाइम पीरियड आया है 1.884 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये 1.25 सेकेंड्स के अंदर मैंने तो 1.25 सेकेंड मान लो लगभग, उसमें एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर कहाँ से पूरा करेगा, यहाँ से शुरू किया तो इधर जाएगा, फिर इधर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, ठीक है। दोनों एक्सट्रीम जाकर उसने टच करके वापस आया, उसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। मतलब इसके जो नंबर ऑफ, यानी कि इसको अगर हम बोल देते हैं N1 और इसको बोल देते हैं N2, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन किसके ज़्यादा होने वाले, जो छोटा है इसके ज़्यादा चक्कर होने वाले ना, जल्दी जाके आ रहा नहीं, तो इसके ज़्यादा चक्कर होंगे, इसके कम होंगे, तो हम बोल देंगे N1 इज़ ग्रेटर देन N2, ठीक है। N1 इज़ ग्रेटर देन N2, ऐसा है, यहाँ पे लिख देंगे अपन N1 ग्रेटर देन N2, N1 के ज़्यादा चक्कर होने वाले। तो फिर क्या करो, इसका एक रिलेशन निकालते हैं। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा लिख के बताता हूँ। देखो, तो देखो मैं जो आपको ये बताना चाह रहा था वो ये है, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि लॉन्गर पेंडुलम को टाइम एक ऑसिलेशन को कितना लगा, 1.884 सेकेंड, ठीक है। 2 ऑसिलेशन के लिए 3.768, 3 ऑसिलेशन के लिए 4, 5, 6 ये ऑसिलेशन के लिए टाइम लगा, ठीक है। इसी तरह शॉर्टर पेंडुलम को देखो, एक ऑसिलेशन को 1.256, 2 ऑसिलेशन को 2.512, 3 ऑसिलेशन को 4 को 5 को 6 को, ठीक है, ऐसे। तो आप देखेंगे अगर कि ये वैल्यू जो है, ये देखो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई है ना, और आगे जाकर देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई है ना। तो यानी कि जब हमारा लॉन्गर पेंडुलम 2 ऑसिलेशन पूरे करता है, फॉर, ऐसे लिखेंगे अपन, फॉर 2 ऑसिलेशन ऑफ लॉन्गर पेंडुलम, कितने इसके कितने ऑसिलेशन हो जाते हैं, 3 ऑसिलेशन ऑफ शॉर्टर, समझे, शॉर्ट के 3 ऑसिलेशन हो जाते हैं। अच्छा, इसके 2 हुए थे, 2 के बाद फिर 4, उसके बाद फिर 6 पे ये रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद में 4 पे आता है, 4 पे कितना है 5.6, यानी कि 4 ऑसिलेशन ऑफ लॉन्गर इज इक्वल्स टू कितने हो गए इसके, देखो ये कितने हो गए थे 3, उसके बाद 3 और 3 6, तो एक्जैक्टली ये 3 पे था, 3 के बाद 6 पे रिपीट होता है, तो ये हो जाएंगे 6 ऑसिलेशन ऑफ शॉर्टर के 6 ऑसिलेशन, बराबर है, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। 4 ऑसिलेशन लॉन्गर के, तो 6 ऑसिलेशन शॉर्टर के। अब ये 6 ऑसिलेशन मतलब ये कंप्लीट कर चुका है, ये 4 चक्कर कंप्लीट करके स्टार्ट पॉइंट पे आ गया, और ये भी अपने 6 चक्कर पूरे करके स्टार्ट पॉइंट पे आ गया। अब दोनों फिर से एक साथ निकलते हैं, इसको बोलते हैं सेम फेज, ठीक है। तो सेम फेज में कब आएंगे ये लोग, ये सेम फेज में आएंगे जब लॉन्गर पेंडुलम के 2 चक्कर होंगे, या शॉर्टर के 3, या लॉन्गर के 4 और इसके 6, ठीक है। ऐसा होता है 2 4 6 8 ऐसे रिपीट होते रहे। इसकी अगली साइकिल कहाँ आएगी मालूम है, इसके यहाँ पे आएगी, इसके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसके 6 चक्कर हो जाएंगे, और इसके कितने हो जाएंगे 3 6 और उसके बाद 9, इसके 9 पे आएगा, ठीक है। यानी कि छोटे वाले के जब 9 ऑसिलेशन हो जाएंगे तब ये इसके साथ में कोइंसाइड कर जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझा, ठीक है। मेरा बात बताने का मकसद ये था। अब इसको शॉर्टकट देता हूँ, जैसे मैं आपको शॉर्टकट दूंगा आपको क्या करना है, याद रखना है, देखो, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो मैं आपको फॉर्मूले से ही बताता हूँ, फॉर्मूले से ही शॉर्टकट निकलता है उसका। शॉर्ट क्या होगा इसका शॉर्टकट, देखो, एज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी, फ्रीक्वेंसी एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल हो जाएगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वाला केस है ना, फ्रीक्वेंसी ये हो गया। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एन बोले तो नंबर ऑफ एन को, इफ़ एन इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लॉन्गर पेंडुलम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम इज इक्वल्स टू, ये इनवर्स रिलेशन है ना दोनों का, इनवर्स है बोल के शॉर्टर के लिए ऊपर चले जाएगा, तो लेंथ ऑफ शॉर्टर पेंडुलम अपॉन लेंथ ऑफ लॉन्गर पेंडुलम, है ना, लेंथ ऑफ लॉन्गर पेंडुलम ऐसा चलेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एन ऑफ लॉन्गर इंटू रूट ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्गर, है ना, ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन ऑफ शॉर्टर इंटू रूट ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टर, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपने नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर डाल दिया तो आपको लेंथ बराबर से रेशो के हिसाब से निकल के आ जाता है, दोनों का वैल्यू यहाँ से बराबरली आ जाता है, समझ में, मतलब सिमिलरली या बराबरली, है ना। चलो ठीक है, जो भी है ये फॉर्मूला है। चलो लगा के देखते हैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करूँगा मैं। तो देखो लॉन्गर के नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और शॉर्टर के नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ
शॉर्टर अपॉन लेंथ ऑफ लॉन्गर। लॉन्गर की लेंथ कितनी है अपने पास में, देखो क्वेश्चन के अंदर जो दी हुई है, शॉर्टर की लेंथ कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर, लॉन्गर की लेंथ कितनी दी हुई है 90 सेंटीमीटर। 0 0 कैंसिल हो गया और ये रूट से बाहर आ गया, रूट से बाहर आया तो ये बन गया 2 और ये बन गया 3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लॉन्गर अपॉन शॉर्टर इज इक्वल्स टू 2/3। इसको ही ऐसा लिखा जा सकता है कि 3, क्या लिख सकते हैं, 3 ऑफ शॉर्टर, ठीक है ना, 3 ऑफ शॉर्टर पेंडुलम इज इक्वल्स टू 2 ऑफ लॉन्गर पेंडुलम। आप समझे बात को, ठीक है, इस तरह से। और आप इसके बाद देखेंगे इसके बाद का रेशो क्या आएगा, इसके बाद का रेशो, इसको अगर 2/3 लिखा तो इसको 4/6 भी लिख सकते, इसको 6/9 भी लिख सकते, है ना, और सो ऑन एंड सो ऑन। ये हमेशा कोइंसाइड करते रहेंगे, ये हमेशा कोइंसाइड करते रहेंगे इन नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे, ठीक है। तो कोइंसिडेंस कहाँ कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे कोइंसाइड होते रहेंगे। दे विल बी इन सेम फेज एट 3 ऑफ शॉर्ट इज इक्वल्स टू 2 ऑफ लॉन्ग। ये क्या है, 2 ऑफ लॉन्ग बोले तो 2 ऑसिलेशन, ठीक है, 2 SHM या 2 ऑसिलेशन हो जाते हैं जब शॉर्ट के, तब इसके लॉन्ग के 2 और शॉर्ट के 3, इस तरह से, ठीक है। अब इसके शॉर्टकट को मैं, क्वेश्चन जब बनता है अपने पास में, जो क्वेश्चन आता है देखो, है ना, नीट के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि पहली बार, ये वाला नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो पहली बार का होता है। पहली बार वो कब सेम फेज में आएंगे, ठीक है। नीट के अंदर जो अक्सर पूछता है वो कब पूछता है, पहली बार वो कब सेम फेज में आएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, देखो, फॉर फर्स्ट टाइम दे विल बी इन सेम फेज। फॉर्मूला आ जाएगा n नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लॉन्गर, है ना, इज इक्वल्स टू n+1 ऑसिलेशन ऑफ शॉर्टर, ऐसा, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रख लो, ये एक्चुअल शॉर्टकट, ठीक है, ये है शॉर्ट फॉर्मूला उसका, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है आपका। ये आपको पहली बार में जब वो सेम फेज में आएंगे वो वैल्यू दे देता है, ठीक है। इसको चेक कर लो ऊपर जाके, आप कोई भी कहीं पे भी लगा के चेक कर लो, उसका आंसर वही आने वाला आपका, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि n नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लॉन्गर, तो n+1 नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ शॉर्टर। या फिर अगर आपने इसको ऐसे लिखा, अगर आपने इसको n ले लिया कि n नंबर ऑफ शॉर्टर पेंडुलम, तो आपको लिखना पड़ेगा n-1 ऑफ लॉन्गर पेंडुलम, ठीक है। समझ में आई बात। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, देखो, इसको अपन बोलेंगे 2 ऑफ लॉन्ग, है ना, 2 ऑफ लॉन्ग इज इक्वल्स टू 3 ऑफ शॉर्ट। यही तो था अपना ऊपर का रिजल्ट, है ना, जो अपन ने सॉल्व करे न्यूमेरिकल। तो या फिर इसको ले लो, इसको अगर मैंने इसको n की वैल्यू को ले लिया, मैंने n की वैल्यू को अगर मैंने बताया इसको कि ये है 2, शॉर्ट की वैल्यू 3 समझो, 3 ऑफ शॉर्ट। अगर मैंने इसको n बोल दिया, ये देखो, ये n बोल दिया मैंने इसको, है ना, n बोल दिया अगर मैंने इसको, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं, ये n-1 करना पड़ेगा, मतलब 2 ऑफ लॉन्ग, वही तो बात हुई, ठीक है ना। बात तो एक ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो ये हो गया आपके 2 मेन शॉर्टकट, ठीक है, ये 2 मेन शॉर्टकट हो गए आपके। हमेशा आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि फर्स्ट टाइम दे विल बी इन सेम फेज। जब भी फर्स्ट टाइम के बारे में पूछा जाएगा तो ये हमेशा ये यूज़ करना, फॉर फर्स्ट टाइम इन फेज, फर्स्ट टाइम या मिनिमम ऑसिलेशन, ऐसा पूछेगा, फर्स्ट टाइम पूछेगा, या पूछेगा मिनिमम ऑसिलेशन, ठीक है, फॉर सेम फेज। अब ये अच्छे से समझ में आ गया। इसके ऊपर मैंने बहुत एक लंबा टाइम देकर इसको समझा दिया मैंने। इसके ऊपर में आपको अब डाउट नहीं आना चाहिए, आपको प्रॉपरली ये समझना है। अगर ये बात अंडरस्टैंड नहीं हुई तो पीछे जाओ, पूरा ये जो है तो अभी 10 मिनट जो मैंने पढ़ाया, ये पूरे 10 मिनट को रिवाइज करो, फिर देखो। और पूरे 10 मिनट के अंदर में मैंने आपको इतना ये तो एनालिसिस करके बताया, इतने आसान करके बताया कि इतना आसान आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जाओ देख लो, आप कोई भी बुक देख लो, उसके अंदर भी इतना आसान तो नहीं है। डायरेक्टली आपको बुक के अंदर में ये फॉर्मूला मिलता है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये बॉक्स जो लिखा मैंने, ये फॉर्मूला डायरेक्ट मिल जाता है। और ये भी समझा के नहीं देता है कि ये n और n+1 का क्या शॉर्ट है बोल के, यानी कि आपके ऊपर है, ये रेफरेंस क्या लेना चाहते हो। ये जो और लिखा हुआ है ना, ये है आपका कि आप क्या लेना चाहते हो बोलकर, यानी कि आप n नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लॉन्गर लेते हो तो n+1 ऑफ शॉर्टर लेना पड़ेगा। अगर आप n नंबर ऑफ शॉर्टर लेते हो तो n-1 ऑफ लॉन्गर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो एररलेस के अंदर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे जो है तो आपको निकालना है कि ऑसिलेशन कितने होते हैं, और 4 और 6 आता है वैल्यू उसके अंदर पूछता है आई थिंक, और बड़े वाले के जो है तो 4 और छोटे वाले के 6 ऑसिलेशन पूरे होते हैं, ऐसा आएगा वैल्यू उसका आंसर, ठीक है।
तो वहाँ पे ऑप्शन एक से ज़्यादा है। वो क्यों है, एक वो क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बताऊँगा क्यों ऐसा ऑप्शन है वहाँ पे दिया हुआ। उसने क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है क्लियरली कि कौन से वाले पेंडुलम का जो है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन लेना है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या इसके लेना है या इसके लेना है, उसने जस्ट लिख दिया कि कितने ऑसिलेशन के बाद। तो अगर कोई क्वेश्चन में दिया जाता है कितने ऑसिलेशन के बाद, तो उसको ये देना पड़ेगा बड़े वाले के कि छोटे वाले के। कितने ऑसिलेशन के बाद अगर सेम फेज में आएंगे ये पूछा, तो आप पूछोगे ना बड़े वाले के या छोटे वाले के। बड़े वाले के 2 तो छोटे वाले के 3, ऐसा। तो फिर ऐसा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा आंसर होता है। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, सिंक्रोनाइजेशन इसके अंदर में, ठीक है। चलो अब चलते हैं स्पेशल केसेस ऑफ पेंडुलम पे। तो यहाँ तक बात समझिए आपको, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला था। ये शॉर्टकट को कैसे अप्लाई करते हैं, अगर हमारा जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था उसको शॉर्टकट कैसे अप्लाई करने का। हमारा जो न्यूमेरिकल था वो देखो, शॉर्टकट को कैसे अप्लाई किया हमने, फॉर्मूला लिखा n इंटू लेंथ ऑफ लॉन्गर पेंडुलम इज इक्वल्स टू n+1 इंटू लेंथ ऑफ शॉर्टर पेंडुलम। इन्वर्स है ना, वो इन्वर्स है इसीलिए ऐसा। चलो यहाँ से समझ लो बस, ठीक है। यहाँ से n/n+1, ये शॉर्टर ऊपर जाएगा इसके लिए और लॉन्गर इसके लिए नीचे आएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है दोनों का। फिर इसकी वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करके आया 2/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से n की वैल्यू 2 निकली। n की वैल्यू 2 मतलब फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो 2 न मतलब ये हो जाएगा 2 ऑफ लॉन्गर, 2 ऑसिलेशन ऑफ लॉन्गर इज इक्वल टू 3 ऑसिलेशन ऑफ शॉर्टर। आंसर वही है अपना, ठीक है। आंसर वही है 2 ऑफ लॉन्गर, ठीक है। ये बता दिया। नहीं तो बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ऊपर के तो करा दिया, यहाँ पे शॉर्टकट को अप्लाई करके नहीं बताया। ये देखो अप्लाई करके बता दिया शॉर्टकट। अब इसके जितने फॉर्मूले थे, इसके जितने क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक है, अगेन सेम फेज में आने वाले, वो सारे क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे और आंसर उसके खुद निकालोगे, ठीक है। चलिए देखो स्पेशल केसेस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो स्पेशल केसेस के अंदर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से बुक में से पढ़ाऊंगा डायरेक्टली, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है बहुत सारे और इनको आपको एज इट इज़ याद रखना है, किसी की डेरिवेशन में आपको जाना नहीं है, ठीक है। आपको एज इट इज़ याद रखना है। अननेसेसरी आप जो है तो उसकी डेरिवेशन सर्च करते बैठोगे तो आपको किसी बुक्स में नहीं मिलने वाली, ठीक है। अक्सर बुक्स वाले इसकी डेरिवेशन नहीं देते हैं, तो ये पॉइंट को याद रख लीजिए, ठीक है। ये इसको अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल में, वो मैं आपको सिखा दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। चलो देखते हैं। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये याद रख लो कि हमारा जो पीरियड है इसका ऑसिलेशन का, ये ऑसिलेशन का पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी पर, लेकिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। बात को याद रखो, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड कितना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकता है। ये किसके लिए है, एज लॉन्ग एज द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। हाँ अब बात सही है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है तो ठीक है, यानी कि बट इफ़ थीटा इज़ नॉट स्मॉल, यानी कि थीटा अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए, यानी कि पेंडुलम देख रहे हैं ना, पेंडुलम के अंदर अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाए तो देन मोशन विल नॉट रिमेन सिंपल हार्मोनिक बट बिकम्स ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेशन तो शुरू हो जाएगा अभी, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगा। दोनों में बहुत ही छोटा सा फर्क है ना, बस सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। इसके अंदर में ऑसिलेटरी तो रहेगा लेकिन एसएचएम नहीं रहेगा। एसएचएम कब होता है, जब पीरियड जो है तो उसका जब उसका एम्पलीट्यूड छोटा होता है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स एक एक्ट होता रहता है मीन पोजीशन की तरफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है इसके बारे में। इन दिस सिचुएशन इफ थीटा जीरो इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, समझ लो कि थीटा जीरो जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन था। मतलब कैसे कि आपने जो है तो एक पेंडुलम ऐसे लिया, ये वाला एक पेंडुलम है समझो यहाँ से, और ये पेंडुलम यहाँ तक जा रहा है, ओके। तो यहाँ तक जब जाता है तो ये समझ लो ये थीटा जीरो है, ये उसका एम्पलीट्यूड हुआ ना। थीटा जीरो इधर भी जाएगा वो और इधर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, ये भी थीटा जीरो होगा, है ना। दोनों तरफ वो थीटा जीरो जाता है, ओके। थीटा जीरो दोनों तरफ जाता है, बात को समझो। तो अगर दोनों तरफ वो थीटा जीरो जाता है तो हम इसको बोल देंगे t इज इक्वल्स टू 2 पाई √L/g, और यहाँ पे हो जाएगा उसका 1 + 1/2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2। इसकी डेरिवेशन में हमको जाना नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। आपके लेवल पर आपके लिए समझना इसका जो है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बात को सिर्फ ये याद रख लो। यहाँ से क्या पॉइंट याद रख लेंगे, ये वाला, ये पॉइंट याद रख लेंगे बस, ठीक है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बस ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि t0 1 + θ0 का स्क्वायर अपॉन 16। बाकी के इसके जो हायर पावर से हमने वो निगलेक्ट कर दिए हैं इसके अंदर में के, और ये θ0 जो है हमारा, ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा लेंगे। और क्वेश्चन में अगर आता है हमको कि ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाला जो है तो केस बनता है अगर, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहा, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो इसका फॉर्मूले का यूज़ वेरी रेयरली होता है, ठीक है, रेयरली। ये क्वेश्चन ही इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आते अक्सर। देखो नेक्स्ट पॉइंट, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। बहुत इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस। मास ऑफ द बॉब के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। देयरफॉर देखो ज़रा, इसी के चलते इफ़ द सॉलिड बॉब इज रिप्लेस बाय अ हॉलो स्फीयर, पहले सॉलिड बॉब था उसके बाद हॉलो स्फीयर लगा दिया ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मास, देन टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज, टाइम पीरियड सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास में पेंडुलम था, पेंडुलम का एक सॉलिड
अगर एक मास लगा हुआ था उसका, आपने वो बदल कर, मतलब एक समझो एक आयरन का बॉल लगा हुआ था, स्टील बॉल लगा हुआ था समझो, वो हटा के आपने प्लास्टिक बॉल लगा दिया, तब भी कैसे रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, टाइम पीरियड रिमेन अनचेंज्ड। बात समझिए आपको? टाइम पीरियड रिमेन अनचेंज। अच्छा, इफ़ अ गर्ल इज स्विंगिंग इन अ स्विंग, ठीक है, एक गर्ल जो है वो झूला झूल रही है, अगर मैं अनदर सिट्स विथ हर द टाइम पीरियड रिमेन अनचेंज्ड, अगर कोई उसके साथ अगर बैठ जाए, उसी के स्विंग में अगर कोई बैठ जाता है और भी, तो मतलब मास डबल हो गया। मास डबल होने के बाद भी जो है तो टाइम पीरियड कैसा रहता है? सेम रहता है, टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ये बात समझी? ओके, देखो नेक्स्ट, द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and where L is the distance between point of suspension and center of mass of the bob is called the effective length। अब ये effective length बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर में एक केस हमारा पेंडिंग हो जाता है। तो देखो आपको केस ऐसा बताया गया है, आपको बोलाया गया है कि ये लेंथ होगी स्ट्रिंग की, यहाँ तक स्ट्रिंग की लेंथ प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, तो टोटल इफेक्टिव लेंथ कितनी निकलेगी? इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, इफेक्टिव लेंथ, अगर बॉब यानी कि बहुत बड़ा होता है जिसका रेडियस अगर इफेक्टिव सिग्निफिकेंट हो, तब इफेक्टिव लेंथ आपने कैसी लेना है? इफेक्टिव लेंथ एल डैश इज इक्वल्स टू एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब, ऐसा लेना पड़ता है आपको। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर तो आपको रेडियस, ये सेंटर ऑफ द बॉब तक, ये पूरी लेंथ आपको लेनी होती है। तो मतलब हमारी जो लेंथ निकलती है वो यहाँ से आती है। ठीक है, ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगी एल डैश, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बॉब, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बॉब, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सॉरी पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ इस तरह से निकाली जाती है। बात समझिए आपको? नेक्स्ट पॉइंट कि तो इफेक्टिव लेंथ हमको समझ में आ गई है, समझो इफेक्टिव लेंथ हमको समझ में आ गई है। ओके, देन व्हेन अ सिटिंग गर्ल ऑन अ स्विंग स्टैंड्स अप, हर सेंटर ऑफ मास विल गो अप एंड सो द एल, तो हैंस टाइम पीरियड विल डिक्रीज। अब ये पॉइंट को समझो ज़रा, टाइम पीरियड विल डिक्रीज, कैसे डिक्रीज हुआ है टाइम पीरियड? जब एक लड़की जो झूले में बैठी थी, ठीक है, और वो जो है तो स्विंग कर रही थी, और अगर वो बैठे बैठे वो खड़ी हो जाती है अगर, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास बोलते हैं आप उसको, ठीक है, सिमेट्रिक बॉडीज़ के लिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास उसका शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड, शिफ्ट अपवर्ड, ऊपर हो जाता है। कैसे? देखो देखो इस तरह का कुछ आपको केस देखने को मिलता है कि मतलब ये सिटिंग पोस्चर है समझो, ठीक है, तो यहाँ पर है कि गर्ल सिटिंग, बॉय सिटिंग, गर्ल बॉय कोई भी ला लो वहाँ पे, सिटिंग ऑन स्विंग, ठीक है, सिटिंग ऑन स्विंग। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वो बैठे होते हैं, तो जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ तक होता है, ठीक है, यहाँ तक उसका सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास, तो वो सेंटर ऑफ मास तक की पूरी लेंथ हमको लेना पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में जब वो स्टैंडिंग पोस्चर में चले गए, ठीक है, यहाँ तक है, तो हमारा एक्चुअल में स्विंग यहाँ तक है ना, ऐसा स्विंग में बैठे हुए, तो एक्चुअली स्विंग यहाँ तक है, तो ये यहाँ तक है स्विंग समझो। अब वो खड़े हो गए, तो खड़े होने के बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ मास जो है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, सी जी ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये ऊपर शिफ्ट हुआ यहाँ तक के, तो L2 की वैल्यू कम होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि स्टैंडिंग अप, स्टैंडिंग इन स्विंग, ये वाला पोस्चर है। तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा? L2 ऑब्वियसली कम आ जाएगा, तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि देयरफॉर L2 इज़ लेस देन L1, और अगर ऐसा हो जाए तो इसीलिए टाइम पीरियड जो होगा इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कम होगा। अगर खड़े रहकर अगर कोई स्विंग लेता है तो उसका टाइम पीरियड कम होता है एक ऑसिलेशन का, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। ठीक है, बात यहाँ तक कि आपको समझ में आई? ओके अब इसी पॉइंट पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉब्लम है कि इफ़ अ होल इज़ मेड एट द बॉटम ऑफ अ हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर के बॉटम पर एक होल आपने कर दिया है जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, फुल ऑफ वाटर, एंड वाटर कम्स आउट स्लोली। ठीक है, उसमें से पानी जो है तो धीरे धीरे बाहर आ रहा है उसमें से। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, तो क्या होगा? देखो, द टाइम पीरियड इज रिकॉर्डेड टिल द स्फीयर इज गेट्स एम्प्टी, स्फीयर पूरा खाली होने तक। इनिशियली एंड फाइनली द सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, बराबर है ना? इनिशियली और फाइनली दोनों टाइम पे सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है स्फीयर का? उसके सेंटर पे। लेकिन वाटर जैसे जैसे ड्रेन ऑफ हो रहा था स्फीयर से, तो सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम है फर्स्ट मूव डाउन एंड देन विल कम अप। ड्यू टू दिस एल एंड हैंस टी फर्स्ट इंक्रीजेस, यानी कि लेंथ और टाइम पीरियड बढ़ता है पहले, ठीक है, एंड रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू, देन डिक्रीजेस टिल इट बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इस पॉइंट को देखो, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इनिशियली क्या हो रहा था, इसका टाइम पीरियड T1 था, ठीक है, इसका टाइम पीरियड था T समझ लो, चलो ऐसा मान लेते हैं कि T टाइम पीरियड था इसका, और इसकी जो लेंथ थी वो लेंथ कहाँ से कहाँ तक थी? यहाँ से थी वो लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थी टोटल लेंथ L1, उसके लिए टाइम पीरियड था T1। ठीक है, अब इसके अंदर में भरा हुआ है समझो पानी, ठीक है, अपन ने इसके अंदर पूरा पानी भर दिया है,
ठीक है, ये पानी भरा हुआ था, अभी भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, ये सेंटर में है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कहाँ पे है, ये सेंटर पे ही है, तो अभी भी लेंथ इतनी है। लेकिन जैसे जैसे पानी ड्रेन आउट होना शुरू होता है, ठीक है, जैसे जैसे पानी का यहाँ से आपने होल कर दिया ना यहाँ से, तो यहाँ से होल करने के बाद में इसमें से पानी ड्रेन आउट होता है, जैसे जैसे पानी ड्रेन आउट होना शुरू हुआ तो हम बता देते हैं कि पानी की बाद में कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि बाद में पानी ऐसे हो जाएगा, समझ लो बाद में हाफ पानी बचा है इसके अंदर में, ठीक है, मान लो कि इतना पानी बचा है। अब अगर इतना पानी बचा है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा फिर, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया, ठीक है, ये उसका सी जी, ये सी जी आ गया नीचे। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि पानी और इससे कम हो गया तो पानी सिर्फ इतना बचा, अगर पानी सिर्फ इतना बचा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे आ गया, ठीक है, और नीचे आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जा रहा है, या फिर हम इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोइंग डाउन, देयरफॉर लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ बढ़ रही है। अगर लेंथ बढ़ी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाता है, टी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब जैसे ही पूरा पानी खत्म हो जाएगा, पानी जैसे ही पूरा खत्म हो गया, पानी खत्म होते इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस कहाँ आ गया, सेंटर पे, हॉलो स्फीयर है ना वो तो हॉलो स्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा से कहाँ पे था, हमेशा से उसका यहीं पे था सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में, लेकिन पानी की वजह से वो नीचे चला गया था। सेम केस आएगा विथ सैंड, एक क्वेश्चन देगा आपको, उसके अंदर बोल देगा सैंड है और सैंड भरा हुआ है, उसमें से धीरे धीरे खाली हो रही है सैंड उसमें से, तो वैल्यू निकालो करके, तो ऐसे निकाल देना, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल होता है, ठीक है, तो जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उसकी इफेक्टिव उतना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। बात समझिए आपको यहाँ से, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके, नेक्स्ट चलो पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट केस था, ये न्यूमेरिकल में आएगा, आपको डेफिनेटली आएगा थियोरेटिकल न्यूमेरिकल में, और आपको दिखेगा और आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट इज इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ओ हो बहुत ही बड़ा हो गया तो भाई, है ना, ठीक है, इसका डेरिवेशन लिखना नहीं है, इसका सिर्फ आंसर याद रखना है, ये वाला आंसर है इसका, ठीक है, लॉन्गर डेरिवेशन से उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमको करने की, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, 2π√1/g 1/L + 1/r। ये कब यूज़ करेंगे, जब कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है ना, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है देखो, 6.4 × 10⁻², क्या है ये वैल्यू कितनी है, 6.4 × 10⁻6 मीटर्स, इतना रेडियस है अर्थ का, इसीलिए, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे ये केस को सुनो, इफ़ लेंथ इज मच लेस देन आर, देखो एल की वैल्यू बहुत छोटी है आर से, तो 1/L जो होगा आपका वो बहुत बड़ा हो जाएगा ना 1/r से, है ना, एल बहुत छोटा है, एल बहुत छोटा है, मतलब कि एल 10 मीटर है समझो, और आर कितना है 6400 किलोमीटर है, किलोमीटर, और ये मीटर में समझो, तो क्या हो जाएगा 1/L, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये 1/r बोले तो बहुत छोटा हो जाएगा, फ्रैक्शन छोटा हो जाता है ना, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन तो छोटा ही होता है ना उसका, ठीक है, ये वाला कंडीशन है, याद रखो इस कंडीशन को, ठीक है। 1/L जो है ये बहुत बड़ा हो जाता है, 1/r बहुत छोटा है, अगर 1/r छोटा है तो उसको निगलेक्ट कर दो, अगर यहाँ से 1/r को आपने निगलेक्ट कर दिया, इसको अगर आपने निगलेक्ट कर दिया यहाँ से, इसको छोड़ दिया, इसको निकाल दिया, तो क्या बचा 1/L बचा, 1/L बचा तो L जाएगा ऊपर, और ये बन जाएगा फॉर्मूला इस तरह से, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा T = 2π√L/g, ये फॉर्मूला बन जाएगा, याद रखो इस फॉर्मूले को। क्या किया आपने कहा कि देखो L बहुत छोटा है, तो अगर L छोटा है तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, उसका फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है ना वैल्यू, देखो 1/10 मैंने लिखा 1/10, इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 ना, और अगर मैंने लिखा 1/6400 तो किलोमीटर में 6.4 × 10⁻6, ऐसा अगर मैंने लिखा तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया ना नंबर, 10⁻6 में चलेगा ये ऑब्वियसली 1.6 और ऊपर से 10⁻6, यानी कि ये छोटा हो गया ना वैल्यू, ये छोटा हो गया, बड़ा वैल्यू हो गया इस तरह से, तो ये है वो केस, ठीक है, याद रखो। इफ़ L इज़ मच लार्जर देन R, यानी कि इन्फिनिटी अगर हो गया, तो अगर L की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अबाउट इन्फिनिटी हो गया अगर, तो फिर 1/L जो है ये छोटा हो जाएगा 1/r से, तो फॉर्मूला फिर से बदल गया, फॉर्मूला क्या बदल गया, अब L को छोड़ दो और R के साथ ले लो रिलेशन, ठीक है, यानी कि 1/L था तो इसको निगलेक्ट कर दिया, इसको निगलेक्ट करा तो क्या बचा 1/r, तो R न्यूमरेटर में चले गया, फिर तो r/g हो गया, ठीक है, 2π√r/g, वैल्यू रखो R की और G की, R की वैल्यू ये है, इसकी G की वैल्यू, तो इसमें हमको आंसर मिला उसका कि कितना लगेगा टाइम पीरियड उसका, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा 84.6 मिनट्स, ठीक है, ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम, ओके। 2 केसेस समझ में आ गए, चलो तीसरा केस, अगर दोनों बराबर हो गए तो L और R दोनों अगर सेम हो गए तो
इट इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड विच कैन ऑसिलेटिंग पेंडुलम कैन हैव, ठीक है बराबर, ये 84 मिनट जो है ये वैल्यू आपको मिली है, सबसे ज़्यादा हो सकता है टाइम पीरियड, बाकी सब इससे जो छोटे मिलने वाले आपको, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है, ये मिल गया आपको R/G के फॉर्म में। अच्छा, अब अगर L और R दोनों सेम हो गए, तो L और R दोनों अगर सेम है तो L हो जाएगा, यानी कि 2/L, तो L चला गया ऊपर, या फिर R लिख दो, R केस में तो 2/R, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, R ऊपर चला जाएगा और नीचे 2G बच जाएगा, तो वैल्यू आपके पास में क्या बच जाएगी, देखो आपके पास वैल्यू बचेगी ये वाली, दिस इज द वैल्यू, T इज इक्वल टू 2π√R/2G। R/2G के अंदर में वैल्यू रखो, R की वैल्यू रखो ये वाली 6.4 × 10⁶, नीचे 2G यानी कि 20 आ जाएगा, नीचे 1 आवर, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर इसकी वैल्यू आ जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 60 मिनट ओनली। और ये कितना था 84 मिनट, ये कितना है 64, ये 60 मिनट, ठीक है, इससे कम ही होते हैं बाकी सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट, if the bob of simple pendulum is suspended by a wire, then effective length of pendulum will increase with the rise of temperature due to which the time period will increase, बराबर है कि नहीं, है ना। लेंथ अगर बढ़ गई, अगर जो वायर है, अगर वायर की लेंथ अगर टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ रही है, तो फिर हमारा लेंथ भी बढ़ गया टाइम पीरियड का, और टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, तो L अगर बढ़ गया तो फिर टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो मैं इसको लिख कर बताता हूँ आपको, चलो देखो इसको लिख के देखते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रही होगी ना, ये वाला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉइंट आपको हीट सेक्शन में पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। और हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर कि वी नो दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं उसको, हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अब ये क्या होता है, ये आपको हीट सेक्शन में डिटेल में मिलने वाला है, अभी सिर्फ याद कर लो उसको, हमने इसको इलास्टिसिटी में भी यूज़ किया था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, अल्फ़ा बोलते हैं उसको। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने देखा तो वैल्यू हमको इस तरह से लिखने को आती है कि हम ऐसे लिख पाएंगे कि नीचे कौन है डेल्टा L, देखो फॉर्मूले में डेल्टा L इज इक्वल्स टू L इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा, ऐसे लिख दो ना, ठीक है, L इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा, ये हो गई मेरे पास में वैल्यू, समझो L की। तो डेल्टा L को हम कैसा लिखते हैं, डेल्टा L को अक्सर हम लिखते हैं इसके अंदर में L-L, है ना, L-L मतलब L' बोले तो न्यू लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल्स टू, ये इनिशियल लेंथ है, ठीक है, ऐसे हो गया इनिशियल लेंथ, और ये हो गया अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास में L' इज इक्वल्स टू L प्लस L, और ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया डेल्टा थीटा, इसमें से L कॉमन निकाल लिया तो आपके पास L' की वैल्यू बनी, L कॉमन यहाँ पे आया 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। तो ये है एक्चुअल में फॉर्मूला फॉर अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा के लिए ये फॉर्मूला है। समझ में आई ये बात आपको यहाँ तक के, अल्फ़ा का पॉइंट समझा, अल्फ़ा का पॉइंट ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो यही वाला पॉइंट तो ऊपर था ना, देखो इक्वेशन में देखो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा, है ना, वैसे तो लिखा हुआ है सेम टू सेम। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, T का रिलेशन कैसे होता है हमारे लेंथ के साथ, तो हम जानते हैं, देखो T का रिलेशन एज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो हम बोलेंगे कि T' न्यू लेंथ है अपॉन T ओरिजिनल लेंथ है, या फिर ऐसा बोल दो कि हाँ चलो ठीक है, T' अपॉन T इज इक्वल्स टू √of L' अपॉन L, है ना, ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे हो जाता है तो इसकी इक्वेशन को लिखो, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, L' की वैल्यू आ जाएगी मतलब L1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा अपॉन L, L ने L को मार दिया, ठीक है, L गेट्स कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, T' अपॉन T इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा का पावर 1/2, है ना, रूट है ना, वो रूट है तो उसको पावर 1/2 लिख दिया मैंने, ठीक है, इस तरह से मैंने उसको लिख दिया है पावर 1/2। अब हम इसके अंदर में बायनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम क्या है एक्चुअली, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम क्या है मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो बायनोमियल थ्योरम फॉर फिजिक्स, फॉर समझो फिजिक्स में आपको जो यूज़ में आने वाला वो कैसा है, 1 प्लस या माइनस x का पावर n, इसका फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस या माइनस nx, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है, ये बायनोमियल थ्योरम है। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है उसका, लेंथी फॉर्म बहुत बड़ा है, ठीक है, लेंथी फॉर्म आप जाके देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर दिखाई देगा कि इसका एक लेंथी फॉर्म बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर में हायर पावर्स होते हैं। ये पावर कितना है इनका, x का पावर कितना है 1, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद में आएगा पावर x का पावर 2 आएगा, x का पावर 3 आएगा, x का पावर 4 आएगा, वो सबको छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, तो वो निगलेक्ट कर देते हैं हायर पावर्स ऑफ x,
हायर पावर्स निगलेक्टेड। क्यों निगलेक्ट किया? बिकॉज यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि x का मैग्नीट्यूड जो है ये मच लेस देन 1 होना चाहिए, या फिर लेस देन 1 होना चाहिए, ऐसा याद रख लो बस। लेस देन 1 होना चाहिए, ये मच लेस देन 1 होना चाहिए तो भी चलेगा, ऐसा है। एक से बहुत छोटा रहता है वो तब चलता है ये फॉर्मूला, ठीक है, ये तब चलेगा फॉर्मूला। तो आप ऐसे ही इक्वेशन लिख सकते हो। तो मतलब अपनी इक्वेशन में क्या हो गया फिर देखो अपनी इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब क्योंकि अल्फा का पावर जो होता है ये 10 अल्फा की टिपिकल वैल्यू देखेंगे आप तो इसकी वैल्यू आती है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ये उसकी वैल्यू है। 10⁻⁻5 बहुत छोटा है ना, मतलब तो इसीलिए क्या हो जाता है ये पावर आप उसको लगा सकते हो। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके फॉर्म में आ गया? 1 प्लस एक्स का पावर n, ये फॉर्म में आ गया। ये n की वैल्यू 1/2 है। तो आप जब इसको लिखोगे 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में आप जब इसको लिखोगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? जब आप इसको लिखोगे तो n जो है 1/2 नीचे होता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? t डैश अपॉन t इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 नीचे आ गया और ये हो गया अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, ये 1 को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में t डैश अपॉन t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो t डैश माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ठीक है, ऐसे हो गया। तो आप ऊपर t डैश माइनस टी को क्या लिख सकते हो? डेल्टा टी लिख सकते हो। डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। सुन लो बेटा, ये है आंसर, ये है हमारा चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, तो इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड दोस्तों हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो आप ऊपर इक्वेशन में भी यही था, अगर आप यहाँ देखो कितना है ये फॉर्मूला है, आया कि नहीं? डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, ये रिलेशन है उसका। ये रिलेशन याद रखने का, आपको जब भी क्वेश्चन में देगा तो आप क्या कर सकते हो, डेल्टा थीटा कौन है यहाँ पर, डेल्टा थीटा कौन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, डेल्टा थीटा बोले तो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितने डिग्री से चेंज हो रहा है वो। और अल्फा कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, समझे? तो डेल्टा टी अपॉन टी यानी कि चेंज इन टाइम पीरियड आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो अब नेक्स्ट इज इफ अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना, ऑफ डेंसिटी रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉब ऑसिलेटिंग सम फ्लूइड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया, यानी कि इसके अंदर सिग्मा की वैल्यू कम है रो से, यानी कि सॉलिड बॉल है वो, मेटल बॉल है। देन टाइम पीरियड गेट्स इंक्रीज, टाइम पीरियड क्या हो जाता है? इंक्रीज, ये पॉइंट को याद रख लो, टाइम पीरियड गेट्स इंक्रीज्ड, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम गेट्स इंक्रीज। कैसे? द थ्रस्ट विल अपोज द वेट, देयरफॉर थ्रस्ट जो है वो वेट को अपोज करेगा ऑब्वियसली। यानी कि पहले आप देखेंगे कि अगर जो है तो आपका पेंडुलम जो है ऐसे और ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, अभी क्या हो जाएगा? उसको अपोजिशन मिलेगा ना, जब वो नीचे आ रहा है तो उसको कोई तो भी ऊपर ढकेलेगा, जब वो इधर से ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ से जैसे वापस आएगा तो कोई तो भी उसको रोकेगा, अपोजिशन मिलेगा ना, अपोजिशन मिलेगा तो उसका टाइम पीरियड बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका केस एम जी डैश इज इक्वल्स टू एम जी माइनस अप थ्रस्ट, है ना। एम जी डैश कितना हो जाएगा? एपरेंट वेट उसका ना, एम जी माइनस अप थ्रस्ट, तो इसमें से एम गेट्स कैंसिल हो गया। अप थ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है? अप थ्रस्ट यहाँ पे लिख दूँ क्या? अप थ्रस्ट अगर पुरानी बातें भूल गए हो तो फिर से पढ़ लो, वी सिग्मा जी होता है अप थ्रस्ट, ठीक है, ऐसे हो जाता है। और मास की वैल्यू को ये लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास की वैल्यू है। इसके पास में थ्रस्ट के पास में मास नहीं था ना, तो मास से डिवाइड किया उसको, ठीक है, उसको डिवाइड किया मास से, और ये इधर से एम गेट्स कैंसिल, मतलब यहाँ से एम कॉमन निकाला, इसमें से थ्रस्ट में से एम कॉमन निकाला। थ्रस्ट के पास में कौन था? एम कैसा था उसके पास में? तो उसके पास वॉल्यूम था, तो अपन ने उसके पास में लिख लिया। थ्रस्ट के पास में मास नहीं था तो उसको मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है, बस इतना है। तो यहाँ पे मास आ गया, नीचे मास से डिवाइड कर दिया, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है, वॉल्यूम गेट्स कैंसिल, रो अपॉन सिग्मा इंटू जी, जी कॉमन निकल गया। जी कॉमन निकले बाद आपके पास में ये रिलेशन आ गया, ठीक है, इस रिलेशन को याद रखो। उसके बाद में जी डैश अपॉन जी, इसको लिखे अपने जी को नीचे लेके गया, देखो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? रो माइनस सिग्मा अपॉन रो, है ना, ऐसे होगा। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जी डैश अपॉन जी, आपको मालूम है कि टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, मतलब कि टाइम पीरियड टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन जी डैश,
है ना, ऐसा लिखा गया, बस ऐसा ही हो। जी डैश अपॉन जी मतलब इसका रेसिप्रोकल करो, तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी डैश अपॉन जी, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर अपॉन टी डैश, ठीक है, उसका स्क्वायर, ये है वैल्यू। तो पहले तो उसने रूट में ही रखा उसको, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा आपको, रूट में रख दिया। तो देखो टी डैश अपॉन टी जी अपॉन जी डैश, उसकी वैल्यू रख दिया, और ये वैल्यू जो है इसकी 1 से ज़्यादा आ रही है, मतलब देखो टाइम पीरियड क्या हो गया, ये देखो रो की वैल्यू है ना, नीचे क्या है, रो माइनस सिग्मा है, यानी कि डिनोमिनेटर उसका छोटा है, ये वैल्यू 1 से बड़ी आने वाली है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा वैल्यू टी डैश अपॉन टी में टी डैश बड़ा होगा, टी डैश इज़ ग्रेटर देन टी, ये फंडा होगा इसके अंदर में, कहाँ पे, फ्लूइड ऑफ डेंसिटी, जब फ्लूइड के अंदर में डुबाया जाए उसको, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का केस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे उसमें समझा दूंगा मैं आपको, वहाँ पे भी आपको ये केस पढ़ने को मिलेगा। इफ़ द बॉब ऑफ मास m कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो बॉब है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पेंडुलम इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E वर्टिकली अपवर्ड। तो अब आपका प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप मेरे को पूछोगे ये सर QE बाय m कौन है, ठीक है ना, तो ये एक्चुअली एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। तो अभी हम ये पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं, हम ये पॉइंट्स को एज इट इज़ याद रखना है आपको तो याद रख लो, नहीं तो उसको छोड़ दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद इसको यहाँ कैसे पढ़ सकते हैं अभी, अगर आपको समझना है तो मैं आपको लिख देता हूँ इक्वेशन कि फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है QE होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू Q इंटू E होता है। तो इसको क्या लिख देंगे फिर, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू QE बाय m, देख लिया, ये वाला रिलेशन है, यहाँ से आया वो, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन, ये क्या फॉर्मूला है, ये जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ए फॉर्मूला है, देखो ऐसा है यहाँ पर जी माइनस ए, क्योंकि ए ऊपर लग रहा है जी नीचे है ना, इसलिए जी माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या है, QE बाय m, वो पुट कर दिया। तो आपका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में ये इसमें ध्यान रखो बस, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाय जी डैश, L बाय जी इफेक्टिव हमेशा लेना है, जी इफेक्टिव लेना है आपने फॉर्मूला क्या लेंगे, ये जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव बोलते हैं उसको, इफेक्टिव ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन बोले तो बेटर है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन बोले तो बेटर है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इफेक्टिव वो लगा देना, तो जी माइनस QE बाय m है, ठीक है, वो लगा देना, जी डैश की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड नीचे हो गया तो एक्सेलरेशन जी और एक्सेलरेशन दोनों एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसके लिए प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, जी प्लस QE बाय m, समझा, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब लिफ्ट में लगा देते हैं जाकर, ये फॉर्मूला लिखना है तो पीछे चल जाओ, अभी थोड़ा सा वीडियो को लेके मिल जाएगा। अब देखो लिफ्ट के अंदर में क्या होगा, पेंडुलम इन लिफ्ट, पेंडुलम इन लिफ्ट, ठीक है, पेंडुलम इन लिफ्ट का केस क्या होगा, इफ पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, ठीक है, फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग डाउन और अप कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रही है, तो जी में चेंज होता है क्या, नहीं, यानी कि जो एपरेंट एक्सेलरेशन होता है आपका, वो एक्सेलरेशन कितना होता है, जी के बराबर ही होता है ना सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला L बाई जी रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला L बाई जी रहेगा। अच्छा, लिफ्ट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप क्या लिखते हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर ऊपर जा रहे हो तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, आपने फॉर्मूला देखा होगा ना, अगर ऊपर जा रहे हो तो mg प्लस ए है ना, ये एक्सेलरेशन है ना, ये ए डैश है ना, ये तो ए डैश है ना, वो मास इंटू ए डैश, लॉज ऑफ मोशन में जाकर देखो ये कौन है, एक्सेलरेशन है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो आपको मेनली क्या करना है मालूम है, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन एक्सेलरेशन इफेक्टिव, ये लेना, इफेक्टिव एक्सेलरेशन लेना, इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी प्लस ए है, तो यहाँ पे जी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। जब लिफ्ट कहाँ जा रही है, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड के केस में आपने जी प्लस ए लेना है, और लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड के केस में आपने जी माइनस ए लेना है। बिल्कुल केस जो आपने LLM में पढ़े हैं ना, वही केस है, दोबारा क्यों पढ़ाना है फिर यहाँ पर, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में ये केस डिटेल में हो गया ना आपका, तो बस वही केस है, यहाँ पे लगा देना, एक्सेलरेशन लगा देना उसका, ठीक है। इफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन जी, तो जी माइनस जी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अगर आपका पेंडुलम जो है सेंटर पोजीशन से अगर वो यहाँ गया तो कभी नीचे आएगा ही नहीं, वो नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है, कभी नीचे नहीं आएगा, वो वहीं रह जाएगा, तो इसको बोलते हैं टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाना। नीचे आ ही नहीं रहा तो टाइम पीरियड कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स देयर विल बी नो ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, समझे, देयर विल बी नो ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। सिमिलरली इन केस ऑफ सैटेलाइट एट द सेंटर ऑफ अर्थ पे चल जाओ या सैटेलाइट में चल जाओ, सैटेलाइट पे जाओ या सेंटर ऑफ अर्थ पे जाओ, इफेक्टिव एक्सेलरेशन बिकम जीरो, समझे, इफेक्टिव एक्सेलरेशन बिकम जीरो एंड पेंडुलम विल स्टॉप, पेंडुलम विल स्टॉप। यानी कि हम बोलते हैं कि जिस रफ्तार से सैटेलाइट नीचे आता है, सैटेलाइट के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन सैटेलाइट के लिए जी होता है, और हमारे लिए भी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, पेंडुलम के लिए भी जी हो जाएगा, दोनों का जब एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा तो वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू जीरो हो जाएगी, इफेक्टिव वैल्यू जीरो, डाउनवर्ड केस में जीरो हो जाएगी वैल्यू, समझे, यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। अब देखो नेक्स्ट, और ये लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूविंग हॉरिजॉन्टली
विथ एक्सेलरेशन, देखो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इसका, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आगे जा रहा है। अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आगे जाता है मतलब आपका पेंडुलम ट्रक में है, समझो यहाँ पर एक ट्रक है, तो देखो ट्रक का एक्सेलरेशन अगर आगे होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक अगर आगे है तो ये पेंडुलम पे एक्सेलरेशन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, सूडो फोर्स ना, सूडो फोर्स पीछे लगेगा, तो पेंडुलम की ये हो जाएगी फिगर, ये पेंडुलम यहाँ आ गया आपका, उसके ऊपर एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, जी नीचे है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये वैल्यू हो जाती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है, ऐसा लिख दिया जाता है। इफ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड इन अ कार दैट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड वी अराउंड द सर्कल, तो क्योंकि यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन, अब ये जो ए है, ए की वैल्यू क्या हो जाती है, सर्कुलर मोशन में ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, है ना, वी स्क्वायर बाय आर, तो उसका स्क्वायर हो गया बस, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है, रूट एल अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस दिस मच, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा आपका। बात को समझे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ तक के आपको पॉइंट्स याद करने हैं, इसके ऊपर में न्यूमेरिकल, और इसके बाद का जो सेशन है उसके अंदर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच।